हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना की बात कर रहे हैं। अलग अलग मॉडल्स हमने इसमें पढ़ लिए थे परमाणु से रिलेटेड, जिसमें हमने थॉमसन का मॉडल पढ़ा था। थॉमसन का मॉडल क्या कह रहा था? जिस प्रकार एक तरबूज है उसी प्रकार हमारा क्या है, एक एटम है। तरबूज में लाल खाने वाला भाग जो है वो हमारे एटम में क्या होता है, धनावेश होता है। और वहीं पर जो काले बीज होते हैं तरबूज के, वो क्या हो गए एटम में, ऋणात्मक आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और हमने क्या देखा है कि तरबूज में लाल खाने वाले भाग के ऊपर काले बीज बिखरे रहते हैं। उसी प्रकार से एक एटम में, एक परमाणु में भी प्रोटॉन होता है पूरा लाल खाने वाले भाग की तरह, और उसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं। और हम मान सकते हैं कि उस पूरे एटम में क्या है, धनावेश होगा। यानी कि जो द्रव्यमान है एटम का वो क्या है, उसकी पूरी सरफेस पे। ओके, इतनी चीज हमने वहां पे पढ़ ली थी। साथ ही उन्होंने क्या बताया था कि एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है, क्योंकि वहां पर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश समान मात्रा में पाए जा रहे हैं। ओके, इसी को आधार मानकर कौन चले, रदरफोर्ड चले। और उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा एटम है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ और मैं क्या करूंगा, थॉमसन के ही मॉडल को आधार बनाऊंगा। ओके, उनका मॉडल जो था यानी धनात्मक आवेश सरफेस पे और इलेक्ट्रॉन क्या है उस धनात्मक आवेश में बिखरे हुए। ओके, यही लेके वो चले। उन्होंने सोने की पन्नी ली, उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कर दी। बमबारी करने पर उन्होंने जो प्रेक्षण देखे, ऑब्जर्वेशंस जो आए, उनको उन्होंने कंक्लूड किया। ऑब्जर्वेशन क्या थे कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पार हो गए, एक दो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आया, यानी 180 डिग्री का एंगल उसने वहां पर क्रिएट किया। कंक्लूड कैसे किया कि जब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पार हो रहे हैं, दैट मीन्स कि ज्यादातर खाली स्थान है वहां पर। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि पॉजिटिव पार्ट वहां पर है, यानी कि प्रोटॉन वहां पर है, लेकिन जो उसका आयतन होगा वो किसकी तुलना में, पूरे एटम की तुलना में या खाली स्थान की तुलना में कम होगा। ओके, और एक उन्होंने क्या कहा कि जो टकराया और टकरा करके वापिस आया, मतलब एक वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं सेंटर में। ओके, तो इन दोनों को कंक्लूजन, तीनों कंक्लूजन के आधार पर उन्होंने अपना मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एटम का ज्यादातर भाग खाली रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, कक्षाएं पाई जाती हैं वहां पर। ओके, और क्या होता है, सेंटर पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस यानी कि नाभिक कहा जाता है, और उसमें आपका पॉजिटिव पार्ट पाया जाता है, जो कि क्या है, प्रोटॉन। ओके, तो यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके नाभिक में हो गए और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, चक्कर लगा रहे हैं। कहाँ, उस नाभिक के चारों ओर कक्षाओं। ओके, इतनी चीजें पढ़ने के बाद जब चार्ज पार्टिकल घूम रहा है यानी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ऊर्जा को इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। साथ ही क्या करेगा, वहां पर ऊर्जा का ह्रास होगा, यानी ऊर्जा खत्म होगी धीरे धीरे, और क्या देखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया। जबकि अगर ऐसा होगा तो एटम अपने आप में समाप्त हो जाएगा। ये होना नहीं चाहिए। तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ओके, और स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, स्थायित्व कि आपका एटम स्थायी किस रूप से, जब एटम समाप्त हो गया तो वो स्थायी है ही नहीं, तो वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग लोगों ने चीजें बताई, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उसका हम नेचर पढ़ेंगे, या वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही है, तरंगे वहां पर प्रोड्यूस होंगी, वो किस प्रकार से होंगी। तो वेव थ्योरी पढ़ी हमने किसकी, मैक्सवेल की। ठीक है, मैक्सवेल ने वेव थ्योरी दी, और वेव थ्योरी ने क्या कहा कि वहां पर तरंगे बनती हैं जब आपका चार्ज पार्टिकल जो होता है वो क्या करता है, एक्सीलरेट करता है या प्रोपोगेट करता है, तो उस टाइम पर एक रेडिएशन निकलेगा। ठीक है, और उस रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, या फिर क्या कहा जाएगा उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाएगा। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगी, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है उसके चारों ओर, उसी के कारण वो ईएम रेडिएशन वहां पर ओरिजिनेट हुई है। पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, फिर आपकी ईएमआर यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो बनेगी। आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसी वजह से जो दोनों टाइप की रेज बनेंगी वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं।
साथ ही उन्होंने क्या बोला कि जिस प्रकार साउंड वेव्स को और वाटर वेव्स को क्या चाहिए, ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता है, माध्यम चाहिए एक, उसी प्रकार जो आपका ईएम रेडिएशन है उसको भी मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो बिना माध्यम के भी ट्रैवल करेगा। ओके, ये हमने वहां पर पढ़ा। इतनी चीजें पढ़ी और हमने क्या समझा कि जो आपके रेडिएशंस आते हैं, जो एनर्जी आती है, वो किसकी फॉर्म में आती है? वेव की फॉर्म में आती है। वेव की फॉर्म में आ रही थी, इस फॉर्म में रेडिएशन आ रहे हैं, ईएमआर जिनकी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब लाइट की बात की गई, ठीक है, पार्टिकल जब थ्योरी आई, किसकी? कणीय सिद्धांत आया जब, तो उन्होंने क्या कहा कि यही रेडिएशन आपका क्या है, इस तरह से पार्टिकल्स की फॉर्म में। ओके, पहले वेव थ्योरी क्या कह रही थी कि जो आपका रेडिएशन आ रहा है वो वेव्स के थ्रू आ रहा है, वेव्स के माध्यम, तरंगे बन रही हैं और तरंगों के माध्यम से आपका रेडिएशन आ रहा है। जहां पर हमने क्या क्या पढ़ा? श्रृंग गर्त के बारे में पढ़ा, यानी ट्रफ्स और क्रेस्ट के बारे में पढ़ा। एक वेव क्या होती है वो हमने पढ़ा। हमने कहा जो सक्सेसिव आपके क्या होंगे, ट्रफ्स और क्रेस्ट होंगे, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज योर वेव लेंथ, वो वेव की लंबाई है, उसके बारे में हमने पढ़ा। साथ ही हमने वेव नंबर्स की बात की, तरंगों की संख्या क्या होगी, तरंगों की आवृत्ति की बात की कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उनकी आवर्तकाल के बारे में हमने पढ़ा और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। ये सारी क्या थी? वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो वेव आपकी क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है। उसके बाद एक नई थ्योरी आती है और वो कहती है कि जो आपकी वेव है वो तरंग ना होकर के क्या है, कणों के रूप में आ रही है। यानी अगर सन से लाइट आ रही है तो वो लाइट या फिर कहीं पर रेडिएशन अगर निकल रहे हैं तो वो रेडिएशन किसके फॉर्म में निकल रहे हैं? इन पार्टिकल्स के फॉर्म में निकल रहे हैं। ओके, ये उन्होंने बताया। अब ये जो क्या था, वेव थ्योरी थी, ठीक है। वेव थ्योरी क्या कह रही थी कि अगर इंटेंसिटी एक समान है, क्या है, इंटेंसिटी एक समान है लाइट की। हमने क्या किया, एक बर्तन लिया, बर्तन क्या होता है, उस बर्तन को हमने गैस पर रख दिया, गैस हमने ऑन कर दी, यानी उसको तापमान दिया जा रहा था। पहले उस बर्तन का तापमान कम था, ठीक है, धीरे धीरे तापमान बढ़ने लग गया। अब आप क्या देखते हैं कि अगर आप उस बर्तन को टच नहीं कर रहे लेकिन उसके आसपास सिर्फ ऐसे हाथ ले जा रहे हैं तो आपको गर्माहट फील होती है। तो वो गर्माहट क्या है, वो हीट कहाँ से आ रही है, वो रेडिएशंस के फॉर्म में निकल रही है, जो कि वो बॉडी का मतलब क्या है, वो बर्तन इमिट कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। उसी रेडिएशन की बात यहाँ पर हो रही है। ओके, क्या हुआ, बर्तन लिया था एक, उसको गर्म करने के लिए गैस पे रख दिया। अभी गैस पे आपने बर्तन रखा है, वो क्या करेगा, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, पहले एब्जॉर्ब की, फिर क्या करेगा, इमिट करेगा। इमिट किसके फॉर्म में की, रेडिएशंस के फॉर्म में की। वही रेडिएशन जब हमने हाथ लगाया तो हमें कैसा फील हुआ कि गर्माहट सी फील हुई है। टच नहीं किया हमने वेसल को, बर्तन को छुआ नहीं, सिर्फ दूर से उसके हाथ ले गए तो हमें कुछ गर्माहट फील हुई दूर से, बिना छुए उसको। ओके, तो वो क्या था, वो रेडिएशन फील कर रहे थे हमारे हाथ। वो रेडिएशन उन्होंने कहा वेव की फॉर्म में निकलेंगी, और यहाँ पर बताया गया कि वही रेडिएशन पार्टिकल्स की फॉर्म में निकल रहे हैं, और इस एक पार्टिकल को क्या कहा जाएगा, क्वांटा कहा जाएगा। ओके, इतना बताया गया। फिर क्या हुआ, हमने कहा कि एक वस्तु को गर्म किया जाता है, उसको गर्म, इतना गर्म करेंगे कि वो अपना कलर चेंज करने लगता है। जैसे आयरन की रॉड ली, लोहे की रॉड देखते हैं आप, जब उसको गर्म किया जाता है धीरे धीरे वो लाल रंग की होने लगती है, उसके बाद वो येलोइश कलर की होने लगती है, फिर वो सफेद होने लगती है और बाद में वो ब्लू कलर की हो जाती है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये तापमान बढ़ने के साथ साथ उस आयरन की रॉड में हमें अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। और कलर किस वजह से दिखाई दे रहे हैं, ये आपका लोहे का वो कोई रॉड है सपोज, इस पर टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर जब इसका तापमान बढ़ रहा है उसके साथ साथ क्या हो रही है, इस पर विजिबल लाइट पड़ रही है ना, व्हाइट लाइट पड़ रही है कहीं से, ये विजिबल लाइट पड़ रही है,
अब वो तापमान क्या करेगा, अलग अलग वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसीज की लाइट को क्या करेगा, इमिट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्शन के कारण ही हमें कोई चीज दिखाई देती है, विजिबल लाइट आती है, लेकिन जिस वेवलेंथ की लाइट को हमारी आंखें देख पाती हैं, हमें सिर्फ वही कलर दिखाई देता है। कलर क्या है, व्हाइट है, लेकिन उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, वहां पर हमें कलर दिखाई देंगे। अभी क्या हुआ, इसने पहले रेड कलर की इंटेंसिटी वाली या वेवलेंथ वाली लाइट को रिफ्लेक्ट किया, तो लोहा हमें कैसा दिख रहा था, लाल दिख रहा था। टेम्परेचर बढ़ा तो उसने क्या किया, थोड़ी और अलग वेवलेंथ, येलो कलर की वेवलेंथ को डाला या रिफ्लेक्ट किया, तो हमें वो येलो कलर का दिखाई दिया। उसके बाद आगे क्या हुआ, उसने ऐसी फ्रीक्वेंसी इमिट की कि हमें ये व्हाइट ही दिखाई दिया। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि उसने ब्लू कलर की वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट किया, तो हमें वो ब्लू कलर ही दिखाई दिया। ओके, इतनी चीजें हुई, तो इसने क्या किया, रिफ्लेक्शन किया। रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखाई देता है, और अलग अलग लैम्डा 1, 2, 3 अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट किया। अब ये वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि अलग अलग कलर क्यों दिखाई दे रहे हैं उस लोहे की रॉड के। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए किसकी थ्योरी आती है, प्लैंक अपना एक सिद्धांत देते हैं, और जिसमें वो क्या कहते हैं कि ये क्वांटम सिद्धांत है। क्वांटम सिद्धांत आपको बताएगा कि किस प्रकार ऊष्मा का विकिरण वहां पे हो रहा है, क्या वो वेव्स की तरंगों की फॉर्म में है या फिर वो क्वांटा यानी कि आपके पैकेट्स की फॉर्म में वहां पर जो बॉडी है वो विकिरण इमिट कर रही है, उत्सर्जित कर रही। ओके, however, following are some of the observations which could not be explained with the help of even the electromagnetic theory of 19th century physics known as classical physics। तो classical physics वो बता रहे हैं कि पुरानी वाली वेव थ्योरी में जो था उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, उस वजह से किसने दिया, मैक्सवेल का जो सिद्धांत था वो यहाँ पर फेल हो जाता है। तब प्लैंक ने अपना क्या दिया, क्वांटम सिद्धांत दिया, और उनका क्वांटम सिद्धांत, पहले क्वांटम समझिए। क्वांटम क्या होता है, क्वांटम कहता है कि जो एनर्जी आएगी वो आधे, एक चौथाई इस फॉर्म में नहीं आएगी। एक पार्टिकल आ रहा है तो एक ही आएगा, दो आ रहे हैं दो ही आएंगे। ओके, आधा ऐसा नहीं होगा, किसकी, 10 की पावर की फॉर्म में, या आप क्या कहेंगे 10x की फॉर्म में, इस तरह से आपका क्वांटा के रूप में एनर्जी वहां पर आएगी। किसकी फॉर्म में नहीं आएगी, डेसिमल या हाफ की फॉर्म में आप उसको नहीं करेंगे, 10 के मल्टीपल्स के रूप में, 100 के मल्टीपल्स के रूप में, इस तरह से आपकी एनर्जी वहां पर आ रही है। तो समझिए पहली चीज यहाँ पर क्या थी, द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हॉट बॉडी रेडिएशन मैंने आपको बताया कि जैसे आपने बर्तन लिया उसको गर्म किया तो वहां पर रेडिएशन निकल रहे हैं। ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी समझेंगे। गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन, गर्म कोई पिंड है उससे उत्सर्जन किस प्रकार होगा, विकिरण का, रेडिएशन का, जो आपकी वेव्स हैं वो किस प्रकार से निकल रही हैं उनको। और उन्होंने क्या बताया फिर, धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको भी वेव थ्योरी में नहीं बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जब धातु की सतह पर, किसी मेटल सरफेस पर जब आपका क्या टकराएगा, कोई भी विकिरण टकराएगा, रेडिएशन आएगा वहां पर। ये मेटल की सरफेस है, यहाँ पर रेडिएशन गिर रहा है, और रेडिएशन गिरने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा या इमिट करेगा, उत्सर्जित ये मेटल सरफेस करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी। तो क्या वो था, उसको वो नहीं समझा पाए, जिसको क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया। फोटो किसको बोलते हैं, लाइट को, इलेक्ट्रिक आपकी विद्युत हो गई, और इफेक्ट यानी प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश के कारण कैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसको वो नहीं समझा पाए। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तापमान के फलन के रूप में ठोस किस प्रकार से ऊष्माधारिता का परिवर्तन करते हैं वो नहीं वो समझा पाए। ओके, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, ये भी क्या नहीं था वहां पर देखा नहीं गया, विशेषकर हाइड्रोजन के संदर्भ में परमाणुओं में देखे गए रेखा स्पेक्ट्रा। ओके, इसको फटाफट नोट करेंगे फिर हम आगे चलेंगे इसमें।
तो यानी ये सब चीजें वहां पर एक्सप्लेन नहीं हुई थी जो कि अभी यहाँ पर आपको बताई जाएंगी. ओके. The first concrete explanation for the phenomenon of the black body radiation was given by Max Planck in 1900. 1900 में सबसे पहले उस जितनी चीजें हमने पॉइंट पहले पढ़ी हैं उनके बाद क्या हुआ, मैक्स प्लैंक ने क्या बताया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया. दिस फेनोमेना इज गिवन बिलो. व्हेन सॉलिड आर हीटेड दे इमिट रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ. जब आपके ठोस जो होते हैं उन ठोसों को क्या दिया जाता है, तापमान दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस को इमिट करते हैं यानी उत्सर्जित करते हैं. ओके. रेडिएशन को क्या कर रहे हैं, इमिट यानी उत्सर्जित कर रहे हैं. ओके. हीट करने पर क्या किया, लोहे की एक रॉड ली, जिसे यहाँ पर दिखाया गया है, लोहे की रॉड ली, इसको क्या कर दिया, हीट दे दी. ये आपका सॉलिड है, ठोस आयरन रॉड, इसको हीट दी और हीट देने के बाद ये क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा. रेडिएशन को इमिट कर रहा है और वो अलग अलग वेवलेंथ की होंगी, अलग अलग तरंग दैर्ध्य उनका होगा. समझ रहे हैं. क्या किया, लोहे की रॉड ली, उस लोहे की रॉड को हीट दी यानी कि गरम किया उसको, यहाँ पर आग के ऊपर उसको रख दिया बर्नर के ऊपर और गरम कर रहे. गरम करने के बाद वो क्या करेगा, रेडिएशन निकालेगा. और वो रेडिएशन कैसे होंगे, अलग अलग वेवलेंथ की होंगी. यहाँ से रेडिएशन निकलेंगे और इनकी वेवलेंथ अलग अलग होंगी. ठीक है. रेंज ऑफ, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ. एग्जाम्पल देखते हैं. व्हेन आयरन रॉड इज हीटेड इन अ फर्नेस, इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड एंड देन प्रोग्रेसिवली बिकम मोर एंड मोर रेड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस. क्या किया, एक लोहे की रॉड ली, फर्नेस के ऊपर उसको लगाया, बर्नर के ऊपर लगाया और क्या देखा कि पहले वो डल रेड कलर का था और धीरे धीरे जो रेड की इंटेंसिटी थी वो बढ़ती गई यानी वो और लाल होता गया. ठीक है. ये कब हुआ, जब तापमान बढ़ाया जा रहा है, ज्यादा टेम्परेचर उसको दिया जा रहा है, ज्यादा गर्म किया जा रहा है. As this is heated further, the radiation emitted becomes white. ये जो लाल हमें दिख रहा है यही रेडिएशन है. ये रेड कलर ही क्या है, रेड कलर का रेडिएशन है और ये इस वेवलेंथ को दे रहा है, रेड कलर की वेवलेंथ. वेवलेंथ के बारे में आपने पढ़ा होगा जब आप लाइट के बारे में पढ़ते हैं. 7th 8th 9th क्लास में आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को समझते हैं. लाइट की कौन सी, लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, तो वहां पर आप देखते हैं रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, तरंग की लंबाई ज्यादा है. इस वजह से लाल कलर के क्या बनाए जा रहे थे, वहां पर जितने भी डेंजर के निशान थे या सिंबल्स थे ज्यादातर वो लाल रंग के बनाए जाते हैं. क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है. लेंथ ज्यादा होगी तो दूर तक वो लाइट पहुंचती है, इसलिए दूर से ही लाल कलर के सिग्नल्स बनाए जाते हैं कि दूर से ही दिख जाए. वहीं पर ब्लू कलर की वेवलेंथ कम थी, ब्लू कलर की वेवलेंथ कम थी, इस वजह से ब्लू कलर दूर तक नहीं दिखाई जाता और क्या हो जाता है, स्कैटर भी होती है, स्कैटरिंग हो जाती है ब्लू लाइट की ज्यादा. तो ये आप लोगों ने पढ़ा. तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली थी कि जब टेम्परेचर बढ़ाया गया, टेम्परेचर बढ़ाया गया तो क्या हुई, लाइट की वेवलेंथ, ये रेडिएशन की वेवलेंथ कम होने लग गई. जब वेवलेंथ कम हुई तभी तो क्या हुआ, ये रेड से ब्लू की तरफ को शिफ्ट होना शुरू हुआ. इसकी वेवलेंथ ज्यादा थी, ये क्या है, कम वेवलेंथ का है, इसकी तरंग दैर्ध्य कम है ब्लू की. समझ रहे हैं. तापमान, पहले तापमान कम था तो वेवलेंथ क्या थी, ज्यादा थी, रेड कलर दिखाई दे रहा है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है. फिर तापमान को बढ़ाया गया तो वेवलेंथ कम हो गई, ब्लू कलर हमें दिखाई दिया. ओके. तो क्या किया गया, आयरन रॉड इज हीटेड इन अ फर्नेस, इट फर्स्ट टर्न टू डल रेड एंड देन प्रोग्रेसिवली बिकम्स मोर एंड मोर रेड एज द टेम्परेचर increases. As this is heated further, the radiation emitted becomes white and then becomes blue as the temperature becomes very high. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वो रेड से ब्लू हो गया.
इतना समझ गए? फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स that the frequency of emitted radiation goes from a lower frequency to a higher frequency as the temperature increases. क्या हुआ? frequency क्या कहती है? It means that the frequency is emitted. जो emitted, जो radiation वहां से निकले उनकी frequency क्या हुई? radiation goes from a lower frequency to a higher frequency. wavelength का क्या हुआ था इससे पहले? wavelength high से low की तरफ को गया था. हाई से लो की तरफ को गया था. हाई से लो की तरफ यानी रेड से ब्लू की तरफ गई. कब? टेम्परेचर बढ़ाने पर. जब हमने क्या किया? टी को बढ़ाया. टी मीन्स टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने पर वेवलेंथ का क्या हुआ? हाई से लो की तरफ को गई, यानी ब्लू से रेड से क्या हो गई? ब्लू हो गई. ठीक इसका उल्टा किस में होगा? फ्रीक्वेंसी में. फ्रीक्वेंसी गो फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू अ हायर फ्रीक्वेंसी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस. यानी जो रेड थी वो कैसी थी? लोअर फ्रीक्वेंसी पर थी, और जो ब्लू है आपका वो हायर फ्रीक्वेंसी पर है. इसी वजह से रेड से ब्लू पे गया तो क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी तो कम से ज्यादा हुई लाइट की, लेकिन वहीं पर किसका? वेवलेंथ का क्या हुआ? वेवलेंथ ज्यादा से कम हो गई. जब वेवलेंथ ज्यादा से कम हो गई, वेव की लेंथ बढ़ गई, तो फ्रीक्वेंसी अपने आप में क्या हो गई? वेव की लंबाई बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई. फ्रीक्वेंसी कम. अब वेव कितनी फ्रीक्वेंट है? एक ही वेव बन रही है. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, अब वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अब एक वेव की लेंथ इतनी ही रहेगी, और यहाँ पर एक वेव की लेंथ कितनी थी? यहाँ तक थी. समझ रहे हैं? और यहाँ पर एक वेव की लेंथ यहीं तक है. तो क्या कहा गया? जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो वेवलेंथ में क्या देखा गया? कि वेवलेंथ कम हो गई. सिंपल समझिए, ये हमारा टेम्परेचर है, ठीक है. पहले टेम्परेचर कम था तो वेवलेंथ ये थी, ये आपकी वेव जा रही. तो वेवलेंथ कहाँ है? एक वेव की लेंथ की बात करेंगे तो इतनी वेव बढ़ गई थी. ओके. टेम्परेचर बढ़ाया. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी बढ़ गई. जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ अपने आप में कम हो जाएगी. ये किसकी थी? ये रेड लाइट की थी. ठीक है. ब्लू लाइट के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी वेव. ये ब्लू के लिए है. और यही तो हो रहा है. टेम्परेचर बढ़ाने पर रेड से वो लोहा पहले जो लाल रंग का था वो अब नीला हो गया है. लाल में उसकी वेवलेंथ ज्यादा थी और नीले में वेवलेंथ कम हो गई है. अब एक वेव की लेंथ यहीं तक है, यहाँ तक बस. और यहाँ एक वेव इतनी लंबी थी, यहाँ इतनी है. तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? रेड की ज्यादा है, और इसकी कम है ब्लू की. और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी अगर हम किसी पर्टिकुलर यूनिट में देखेंगे, 1 मीटर में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है? तो इतनी सारी फ्रीक्वेंसी आ रही है. ओके. तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ? एक तो वेवलेंथ कम हुई और दूसरा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई. ये चीजें हुए जब क्या हुआ? उस लोहे को क्या किया गया? ज्यादा टेम्परेचर दिया गया. और यहाँ पर आपको ये ग्राफ भी दिखाया जाता है जो वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में बनता है. ओके. तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इंटेंसिटी का ये यहाँ पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू बताता है. ओके. तो इस तरह से द रेड कलर लाइज इन द लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन वाइल ब्लू कलर बिलोंग टू द हायर फ्रीक्वेंसी रीजन. यही क्या कहा? जो रेड कलर की लाइट थी उसकी फ्रीक्वेंसी है ही कहाँ? जब मैंने इतना बनाया तो इसमें आपकी मुश्किल से 2 वेव भी नहीं बन पाई. 2 वेव नहीं बन पाए तो फ्रीक्वेंट कहाँ है? रे फ्रीक्वेंट ही नहीं है. जब हमने क्या कहा? ब्लू कलर बनाया तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई थी. इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज आपको दिखाई दे रही थी. तो यही बता रहे हैं हायर फ्रीक्वेंसी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम.
इसी वजह से वेवलेंथ ज्यादा है रेड की और दूर तक रेड कलर दिखाई दे रहा है, वहीं पर जो ये ब्लू कलर है ये क्या हो रहा है, इसकी वेवलेंथ कम है, वेव की लेंथ कम है, तो ये दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। The ideal body which emits and absorbs radiation of all frequencies is called a black body, and the radiation emitted by such a body is called black body radiation. अब black body radiation क्या है आपका और black body क्या है? The ideal body, आइडियल बॉडी होगी, एक आदर्श बॉडी होगी जिसमें क्या होगा, विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, जो सारी फ्रीक्वेंसीज की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज वहां पर हैं उनकी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, इमिट करेगा। वो क्या होगा, एक ब्लैक बॉडी कही जाएगी उस बॉडी को। ठीक है, एक आदर्श बॉडी है जो सारी फ्रीक्वेंसीज की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इमिट कर रहा है, उसको क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी कहेंगे। एंड द रेडिएशन इमिटेड बाय सच बॉडी, ऐसी बॉडी से जब आपका रेडिएशन इमिट करेगा उसको क्या कहा जाएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाएगा। ओके, तो इतना समझ में आ गया है इसमें। आगे चलते हैं। द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इमिटेड रेडिएशन, दैट इज इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द रेडिएशन from a black body depends only on its temperature. At a given temperature, intensity of radiation emitted increases with decrease of wavelength, reaches a maximum value at a given wavelength and then start decreasing with further decrease of wavelength. क्या कह रहे हैं कि क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या देखा जाता है कि आपकी क्या हो रही है, इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी होगी जो सबसे ज्यादा होगी, मैक्स पर होगी, लैम्डा मैक्स जिसे हम कह रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो फिर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा इंटेंसिटी का जो वैल्यू है। ओके, एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पे, जो यहाँ पर T2 लिखा हुआ है, इस पर क्या हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड, जो रेडिएशन वहां से निकल रहा है, उस पतीले से जो रेडिएशन निकल रहे थे, जो मैं कह रही हूँ कि कोई बर्तन रखा है गर्म करने, उससे जो रेडिएशन निकल रहा है किसी एक पॉइंट पर, जो पॉइंट पर क्या हो रहा है कि आपका इंक्रीजेज, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेज, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है विद डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ डिक्रीज के साथ साथ, रीचेज एज अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है यहाँ पर, जिसको हम लैम्डा मैक्स कह रहे हैं, वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू। ओके, एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग विद फर्दर डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ, और धीरे धीरे यहाँ से डिक्रीज करने लग जाए। इतना समझ गए इसमें? ये सब किसके साथ देख रहे हैं हम, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ देख रहे हैं। Planck gave the name quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation. The energy E of a quantum of radiation is proportional to its frequency and is expressed by equation. इन्होंने इसके लिए एक इक्वेशन दी, E is equal to h न्यू, यानी जो ये एनर्जी होगी ये फ्रीक्वेंसी के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जब उसको हटाएंगे तो वहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जो आपका क्या है, h, और यही क्या है, प्लैंक कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। विथ this theory, Planck was able to explain the distribution of intensity in the radiation from black body as a function of frequency or wavelength at different temperature. और इसी थ्योरी से उन्होंने क्या किया, फिर बताया कि किस तरह से अलग अलग क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी है लाइट की, अलग अलग वेवलेंथ है, ठीक है, और टेम्परेचर के साथ अलग अलग टेम्परेचर पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन द रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है, वो किस प्रकार फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ का फंक्शन होगा, कहाँ पर, डिफरेंट टेम्परेचर पर, अलग अलग तापमान। ओके, तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आज हमने किसके बारे में पढ़ा,
प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत था उसके बारे में पढ़ा। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। बाकी आप क्या करेंगे, आपको ये टॉपिक रिवाइज करना है और अपने पुराना जो चैप्टर का जितना कोर्स हो गया है उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।